कानूनी रिश्ते नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्रीमती मृदुला बिहारी का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक कानूनी रिश्ते। कितना भी सवेरे उठो पर इस घर के काम निपटाते तो बस अरे चिट्ठी ये किसकी है? भैया की, महेंद्र भैया की। इतने वर्षों बाद 17 साल बाद उन्हें मेरी याद कैसे आ गई? प्रिय वसुधा, शुभ आशीर्वाद। तुम्हें बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं। आशा है तुम लोग कुशल पूर्वक होगे। तुम लोगों का समाचार मिलता रहा है। एक काम से पत्र लिख रहा हूं। तुम्हारे भतीजे मोहित को दिल्ली के कॉलेज में दाखिला मिल गया है, लेकिन हॉस्टल में सीट नहीं मिल रही। मोहित की जिद है कि वो दिल्ली में ही पढ़ेगा। जब तक इसकी कहीं और व्यवस्था नहीं हो जाती, क्या तुम इसे अपने पास रख सकती हो? विश्वास है जवाब दोगी। तुम्हारा भाई महेंद्र। वसुधा, अरे क्या हो रहा है? सुमंगला, ये पत्र पढ़ रही थी। किसका है? मेरे महेंद्र भैया का। तुम्हारे भैया का? इतने सालों तक क्यों नहीं लिखी? क्या बहाना बनाया? 2-4 सालों की बात होती तो कुछ बहाना बना देती, पर एक बीते युग को बहाने से काटना आसान नहीं है सुमंगला। जिंदगी क्षण क्षण रंग बदलती है वसुधा। तुम क्यों उदास होती हो? समझती थी कि प्रेम देना और बदले में प्रेम पाना सहज है। वो तो बाद में जाना कि प्रेम कितनी बड़ी नेमत है। कैसे? अपने अनुभव से। मेरे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हैं सुमंगला। जानती हो, इनके यहाँ जब मेरी शादी पक्की हुई तो बाबूजी बहुत खुश हुए थे। इतना बड़ा घर, अकेला बेटा, 3 बहनें, सब भरा पूरा। और मेरी शादी में देने के लिए एक एक चीज कितने चाव से खरीदी थी। लेकिन वो सब क्या हुआ उनको? इनकी मंजली बहन की शादी मेरी शादी के 1 महीने बाद थी। तो आधा उसे दे दिया और आधा छोटी के लिए रख दिया, और बचा खुचा वो बड़ी ब्याही बहन को नेग में सौंप दिया। तब तो उन्हें खुश होना चाहिए था। खुश? बदले में मुझे ताने दिए। सुनाया गया टुटुर पुटुर सामान ही तो मिला है। अजीब बहनें सुमंगला, वो तीनों ऐसी एकजुट हो जाती कि मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। पता है, बातें करते करते मुझे देखकर एकदम चुप हो जाती। मेरा तो वहां दम घुटने लगता था। अब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती और किससे कहती? अपनी माँ और बाबूजी का स्वभाव जानती थी मैं। सुनकर उन्हें दुख होगा इसलिए फिर इनकी पोस्टिंग ने मुझे बचा लिया। वो कैसे? इनकी पोस्टिंग त्रिवेंद्रम हो गई। 3 साल हम त्रिवेंद्रम में रहे, फिर मैसूर की बदली हो गई। आखिरी बार महेंद्र भैया से वहीं भेंट हुई थी। उन्होंने मेरे घर की इतनी बढ़ाई की थी। तब तक सब ठीक ठाक था। हाँ, बस उसके बाद उन्होंने कोई खबर नहीं दी। वसुधा,
दूसरों के व्यवहार पर क्या अपना वश है? तुम्हें जितना तोड़ा गया उससे कहीं ज्यादा तुमने निर्माण किया। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पति इतने बड़े पद पर है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तुम्हारे दोनों मेधावी बेटे दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अरे और क्या चाहिए? हम्म, चलो उठो उठो उठो, जी छोटा ना करो। अच्छा वसुधा, मैं भी चलती हूँ। शेखरन लंच के लिए आते होंगे। हाँ, ओके, बाय बाय। सुमंगला ठीक कहती है। कितने उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। मुझे सब कुछ ठीक ठीक याद है, कुछ भी नहीं भूली। वसुधा, वसुधा, अरे भाई कहाँ हो? आती हूँ। हाँ बोलो। अब क्या कर रही थी? विवेक विशाल को होमवर्क करवा रही थी। अरे क्या बात है? सुल्तानगंज से दीदी का पत्र आया है। माँ बहुत बीमार है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है और एनीमिक भी बहुत हो गई है। बच्चों के स्कूल खुले हैं, मेरा जाना तो हो नहीं पाएगा। ऐसा करो तुम चले जाओ। अरे आज सारे दिन में छुट्टी के लिए कोशिश करता रहा, छुट्टी नहीं मिली। ऐसा करो तुम चली जाओ, यहाँ बच्चों को मैं संभाल लूंगा। चंदर, देखो तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है वसुधा। वहाँ दीदी जीजाजी तो है ही, जरूरत हुई तो मजली और छोटी भी आ जाएंगी। मैं अख्तर को भी लिख दूंगा, मेरा जिगरी दोस्त, उससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। हाँ ठीक है, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और सुनो, इस बार माँ अच्छी हो जाए ना तो उन्हें यहीं ले आएंगे। इस उम्र में उनका वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। बहुत उदास हो? जिंदगी को समझने की कोशिश में उलझ जाता हूँ वसुधा। आदमी को एक ना एक दिन जाना है, ये जानी हुई बात है। उस पर भी जब कोई अपना चला जाता है तो चित्त बहुत उदास हो जाता है। पता है, अंत समय में अम्मा की आवाज बंद हो गई थी। केवल आंखों में गहरी पीड़ा थी। शायद वो तुम्हें और तुम्हारी तीनों बहनों को खोज रही थी। अख्तर भाई ने बड़ा सहारा दिया। जिस दिन माँ की हालत खराब हुई, मुंह से झाग निकलने लगी, मैं तो अकेली बहुत घबरा गई थी। तब अख्तर भाई गाड़ी लाए और अम्मा को अस्पताल ले गए। दीदी कहाँ थी? उनका तो टुन्नू बीमार था। मंजली और छोटी के यहाँ खबर भिजवाई। मंजली ने कहलवा दिया उसके देवर की शादी है। और छोटी? वो भी लाचार थी। उनके पति को पीछे से खाना बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं था ना। और आती भी क्यों? अब अम्मा की सेवा करने से मिलता भी क्या उसे? मतलब? तीनों ने अम्मा के जेवर तो पहले ही बांट लिए थे। तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेती हो? अम्मा के बाद अब घर खाली हो गया है। मैंने सारा सामान एक कमरे में बंद कर दिया है। सुनो, बाकी को किराए पर चढ़ा दो। अच्छा सुनो, मेरे पीछे से भैया की चिट्ठी आई थी। अच्छा, बहुत दिन हो गए न महेंद्र भैया कुछ लिख रहे हैं और न सुरेंद्र भैया। क्या कसूर हुआ है मुझसे? अगर कसूर हुआ है तो दांते फटकारें। माँ बाबूजी के निधन के बाद इस तरह खामोश हो जाना। तुमने लिखी थी? हाँ, अम्मा की मौत की खबर भेजी थी मैंने। उससे पहले भी 3 चिट्ठियां डाल चुकी हूँ। इस बार तो राखी का भी जवाब नहीं आया। पत्र लिखने में बहुतों को आलस आता है। मेरे बाबूजी की बीमारी के समय भी भाइयों ने इसी तरह। हे भगवान, वहाँ सब ठीक ठाक हो। अरे सब ठीक होगा,
तुम चिंता क्यों करती हो? जहाँ लगाव ज्यादा होता है ना, वही चिंता होती है। तुमको तो बस चिंता करने की आदत है। अपने अपने कामों में बिजी होंगे सब। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। वसुधा, वसुधा, एक खुशखबरी सुनो। खुशखबरी? हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ, इस पोस्ट के साथ एक बड़ा मकान भी मिलेगा। अच्छा। अब बड़े बंगले में चलने की तैयारी करो। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या? वो आज हमारी रीजनल मीटिंग थी, उसमें तुम्हारे मौसेरे भाई कौशल किशोर मिले थे। अच्छा, तो उन्हें घर क्यों नहीं ले आया आप? कहा था, पर मीटिंग के बाद ही उनकी फ्लाइट थी। कह रहे थे तुम्हारे भाइयों ने बंटवारा कर लिया। क्या बंटवारा हो गया? वो तो राजी खुशी तो है ना? उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा कि दोनों मजे में हैं। हे भगवान, वो मैं भी क्या उटपटांग सोचने लगती हूँ। बंटवारा कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हो, किसी बात को इतनी गंभीरता से क्यों सोचने लगती हो? कौन आया होगा अब? देखता हूँ। अरे जीजा जी, आप खबर क्यों नहीं की? स्टेशन लेने चला था। अरे भाई, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये आश्चर्य मिश्रित आनंद देखने का सौभाग्य कैसे मिलता? प्रणाम जीजा जी। जीती रहो, जीती रहो। कैसी हो? अरे भाई, तुम लोग तो सुल्तानगंज का रास्ता ही भूल गए हैं। क्या बताऊं जीजा जी, यहाँ दफ्तर में काम इतना रहता है कि छुट्टी मांगना ही बुरा लगता है। दीदी कैसी है? गीता और टुन्नू कैसे हैं? अरे सब ठीक है। अरे हाँ चंदर, मेरे मकान की नींव पड़ गई है। ओह, बधाई हो, बधाई हो। लो भाई लो, इसी खुशी में तुम्हारी दीदी ने तुम्हें ये मावे की मिठाई भेजी है। लो लो। अरे तुम्हारी दीदी तो आजकल सारा सारा दिन मकान का नक्शा ही बनाती रहती है। कहती है इधर बैठक होगी, उधर किचन होगा, पीछे का कमरा बड़ा होगा और आगे फूल पौधे लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। अब बताओ, इस हिसाब से तो बहुत बड़ा मकान बन के तैयार हो जाएगा कि नहीं? तुम अजी तो बनाइए ना, आपके भाई साहब का भी तो खूब बड़ा मकान है। अरे उनका क्या है, हेरा फेरी का खूब रुपया कमाया है। यहाँ कॉलेज की प्रोफेसरी में बचता ही क्या है। पर हाँ, अपने घर की बात ही कुछ और है। 20 सालों में 10-12 मकान बदल चुका हूँ। अब ये मकान मालिक भी तंग कर रहा है, रोज कहता है मकान छोड़ो, सामान फिकवा देने की धमकी देता है। तो आप कहते क्यों नहीं कि आपका मकान बन रहा है? अरे उसे पता नहीं है क्या? आप दूसरा मकान ढूंढ लीजिए। क्यों? यही तो मुसीबत है, आजकल ढंग के मकान मिलते कहाँ हैं, फिर किराया। अरे तुम जानते हो, गीता सयानी हो रही है, टुन्नू सेकंड ईयर में है, जाने कब काम पर लगे। हाँ, ये तो है। चंदर, तुम तो उम्र में रिश्ते में मुझसे छोटे हो भाई, फिर भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ 4-6 महीने के लिए अपना घर हमें सिर छिपाने के लिए दे दो भैया। लेकिन जीजा जी, हम तो खुद ही उसे किराए पर उठाना चाहते हैं। अरे बहना, हम कोई 1-2 साल के लिए थोड़ा ही मांग रहे हैं। मकान को लेकर जैसा उत्साह तुम्हारी दीदी के मन में है ना, उससे तो लगता है कि वो 2 महीने में ही मकान खड़ा कर लेगी। मगर जीजा जी, हम... ओहो, देखो, तुम लोगों को अपना समझा तभी कहा है। टुन्नू की परीक्षा पास है, वहां मकान मालिक कभी बिजली का कनेक्शन काट देता है, कभी पानी का। वसुधा जी जीजा जी को चाबी दे दो। दीदी उसी शहर में है और वहां इनको इतना कष्ट। 4-6 महीने की तो बात है, तब तक मुझे ही कहाँ छुट्टी मिलेगी। जानती तो हो, नया प्रोजेक्ट है, नए सिरे से सब कुछ सेटअप करना है। हाँ, अरे 4-6 महीने की नहीं, बस सिर्फ 2-3 महीने की बात है बस। हाँ, आप परेशान ना होइए, मकान की चाबी ले जाइए। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद।
अरे चंदर, तुम दोनों अचानक यहाँ? बस आप लोगों से मिलने को जी किया तो। चंदर, मैं लापरवाही की भी हद होती है। घर की हालत तो देखो, पीछे की छत इस बरसात में। ओहो, तुम भी क्या आते ही? अरे भाई आया, कुछ खिलाओ पिलाओ। चंदर भाई, बहुत इंतजार करवाते हो, जाने क्यों आना ही नहीं चाहते? वो क्या है कि ऑफिस के काम में इतना उलझा रहता हूँ कि काम का बहाना कब तक करते रहोगे? बहाना नहीं जीजा जी। अच्छा, तो फिर कैसे आना हुआ? घर की बहुत याद आई, बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया। इस बार पुताई भी करवाना चाहता हूँ। बाबूजी होते तो अब तक इस घर में 3 बार पुताई हो चुकी होती। ये इस कमरे में ताला क्यों लगा है? अरे भाई, तुम लोग ठहरे परदेसी, तुमको यहाँ की बातों से क्या लेना देना? चंदर, जाओ तुम लोग नहा धो लो, लंबे सफर से आए हो। मैं खास तुम्हारी पसंद का पनीर बना रही हूँ। हाँ, आओ तो गरम गरम पूरियां छान कर दूं। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही ये हैं। बात तुम्हारे मुंह से तीसरी बार सुन रही हूँ। दीदी, अब तो आपका घर बन गया है, और जीजा जी ने कहा था क्या कि... कहा था? देखो, मेरे चंदर के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उसे बरगलाओ मत। हाँ, ये सब फिसाद की जड़ छोटी है। उसी ने उल्टा सीधा लिखकर चंदर को भड़काया है, वरना मेरा भाई चंदर। तुमने अब तक बताया नहीं कि यहाँ आए किस लिए हो? अरे यहाँ शौक से कौन आता है, ये दाव पेच करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई दाव पेश करने के लिए नहीं आया। बहुत दिनों से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली तो फिक्र हुई। हमारी फिक्र मत कीजिए चंदर बाबू, आप अपनी फिक्र कीजिए। जीजा जी, हाँ आपने कहा था कि आप लोग अपना मकान बनते ही अपने घर में चले जाएंगे। हाँ भाई, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन अब तो हमने अपना मकान किराए पर दे दिया है, हम कहाँ जाएं? हैं? जीजा जी, आप कोई दूसरा मकान... आखिर इस घर पर हमारा भी हक है, हमारी भी हिस्सेदारी है। ओह जीजा जी, ये बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। गलत? पर जीजा जी, ये तो सरासर गलत है। चंदर, अपनी बीवी से कह दो कि चुप रहे। ये नहीं जानती कि हमारा टुन्नू यहाँ के उस्तादों का उस्ताद है, उसके एक इशारे पर... ये तो सरासर ज्यादती है। तुम चुप रहो। जीजा जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? चंदर, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये थके मांदे कॉलेज से लौटे हैं और तुम लोग यहाँ आकर... क्यों? अपने घर आना गुनाह है क्या? बस बस, देयर इज ए लिमिट। कान खोल कर सुन लो, हम यहीं रहेंगे, तुमसे जो पन पड़े कर लो। अरे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनके इस व्यवहार से दुख तो मुझे भी हो रहा है, मगर मान लो कोई नदी अपनी सीधी राह पकड़े चल रही है और कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसके रास्ते में रोड़ा अड़ाता है, तो वो दिशा बदलने के लिए मजबूर होगी या नहीं? देखो, अब और बवाल खड़ा मत करो। कल सुबह हम लोग यहाँ से दिल्ली चलेंगे। अरे, उनकी गीदड़ भक्ति के डर से? आखिर वो हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? वो हमारे दामाद हैं वसु। दामाद हैं? दामाद हैं तो दामाद बनकर रहें। क्या उन्हें इस तरह घर सौंप देंगे आप? जवाब क्यों नहीं देते? ओह, बोलो, कुछ करोगे नहीं? अच्छा बताओ बताओ, मैं क्या करूं? कुछ भी करो, कुछ तो करना होगा ना चंदर। वसुधा, ताकत के बल पर किसी को दबाने से उसके अंदर की खराब चीजें फूट कर निकलती हैं। आदमी के साथ वही बर्ताव किया जाना चाहिए जिससे उसके अंदर की अच्छी चीज ही बाहर निकले। ये लोग इतने स्वार्थी कैसे हो गए हैं? बताओ ना चंदर। ठंडे दिमाग से काम लो। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक तरफा बैर अधिक दिनों तक नहीं टिकता। अच्छा सुनो, मेरे लिए कप चाय ला दो, सर बहुत भारी लग रहा है। लाती हूँ। चंदर, अरे अख्तर, हाँ कब आए दोस्त? अरे मैं तो कब से खड़ा हूँ, क्या सोच रहे हो? जानकर क्या करोगे? अरे बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। बात कुछ नहीं, मगर
जानता हूं, तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं। अब क्या करने की सोच रहे हो? आई थिंक आई विल गो। आई हैव वेस्टेड माय टाइम। क्षमा बुझ जाए तो दिल ही को जलाए रखिए, जाने कब आए वो माहौल बनाए रखिए। क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? अच्छी भली शॉपिंग के लिए गई थी, लौटते ही क्या हो गया? वो शंकर मार्केट में मालती मिली थी मुझे। कौन मालती? हो, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। बड़ी भाभी की फ्रेंड मालती, जो डिफेंस कॉलोनी में रहती है। हाँ हाँ हाँ, तो मालती ने बताया कि भैया भाभी दिल्ली आए थे पिछले महीने। 7-8 दिन ठहरे उनके यहाँ। और हमारे यहाँ नहीं आए, यही ना? वसु, वो हमसे कोई संबंध रखने के इच्छुक नहीं है। क्या इतनी सी बात अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आई? मन के किसी कोने में आशा थी कि पत्र न लिख पाते होंगे, मगर दोनों भाई मिलने जरूर आएंगे। सुल्तानगंज की खबर वहां भी तो पहुंची होगी, इस डर से कि कहीं तुम भी। हम शायद समय के साथ नहीं चले चंदर। ऐसा क्यों सोचती हो वसु तुम? हम किसी के मोहताज नहीं हैं। ओह कम ऑन, आओ आओ हम अपना समय किसी अच्छे काम में लगाएं। थिंक ऑफ समथिंग कंस्ट्रक्टिव। लेट अस फॉरगेट देम forever, forever वसु। वसुधा, अरे यहाँ क्या कर रही हो? ओह, एल्बम में पुरानी तस्वीरें देखी जा रही हैं। बस यूं ही सोचा था, तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला है, अब तो घर से कुछ लिखेंगे, कम से कम मुबारकबाद तो भेजेंगे। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तुम ही कहो। विवेक ट्रेनिंग पर मसूरी जा रहा है और विशाल अमेरिका। चलो हम दोनों भी हनीमून मनाने कहीं चले। इस उम्र में? क्यों? तुम्हें उम्र वाली किसने कह दिया? यू आर एज ब्यूटीफुल एंड यंग एज एवर। छोड़ो भी। अख्तर भाई, आपके आने से सच में बहुत खुशी हो रही है। भाभी, मुझे ही नहीं, सारे सुल्तानगंज को चंदर पर नाज है। दोस्त, जिस दिन अखबार में तुम्हारा फोटो छपा ना, वहां सारे शहर में सरगर्मी छा गई। तुम्हारे बारे में बताते समय मेरा सीना फूल कर गज भर का हो जाता था। वहां चल कर तो देखो, कितनी इज्जत और शोहरत है तुम्हारी। अख्तर भाई, इनके घर का क्या हालचाल है? भाभी, क्या बात है, बताओ ना। अरे, दूसरों का हक मारकर बेईमानी से कमाने वालों की आखिर में ऐसी ही गति होती है, बरकत नहीं होती दोस्त। क्यों, क्या हुआ? बचा क्या होने को? वो ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, टुन्नू वहां का नामी दादा बन गया था। अपने किराएदार के मर्डर की कोशिश के इल्जाम में जेल में है आजकल। क्या? हाँ, और तुम्हारे जीजा जी का किराएदार मकान में जो घुसा, निकलने का नाम ही नहीं लेता। उसने तो कब से किराया देना भी बंद कर दिया है। हो। और तुम्हारे जीजा जी,
वो तो आजकल बीमार रहते हैं। आने से पहले डॉक्टर अहमद के क्लिनिक पर मिले थे मुझसे। कह रहे थे चंदर से कहो पुरानी बातें भूल जाए, दिल्ली में मेरे इलाज का बंदोबस्त करवा दे। हाँ, इतना सब हो गया और मुझे बताया तक नहीं। अरे किस मुंह से बताते? तुम्हारी मंजली बहन के दोनों बेटे नालायक निकले, तुम्हारे भांजे होकर इंटर भी पास नहीं कर पाए। सुना है उनकी नौकरी के लिए तुम्हारे बहनोई बहुत परेशान है। छोटी को तो कोई औलाद हुई नहीं, तुम्हारी शराफत के साथ ऐसा सुलूक। अब किसके आगे अपना दुखड़ा रोए? छोड़ो यार। हाँ? एक बात को आखिर बोलो कितनी बार कहें। खूब, मेरी सुनाई शायरी मुझे ही। यार कुछ नया सुनो। नया? हाँ, सुनो। पानी तक मिलता नहीं कहां हुस्न और जाम, अब लिखे रुबाइयां मियां उम्र खयाम। वाह वाह। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कितने साल बीत गए, पत्र का क्या जवाब दूं? भीतर से कहीं कमजोर पड़ती जा रही हूं, पर नहीं, भैया को जवाब दूंगी, अभी इसी समय। आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। इतने सालों बाद आपका पत्र पाकर जितना आश्चर्य हुआ उतनी ही खुशी। मैं तो मान बैठी थी कि अब रिश्तों और भावनाओं का कोई अर्थ नहीं। भाई बहन के रिश्ते खून के रिश्ते नहीं, कानूनी रिश्ते रह गए हैं। दावा एक हिस्सा बस। आपने कहीं इस भय से तो मुझे नहीं छोड़ दिया कि मैं भी चंदर की बहनों की तरह बाबूजी की संपत्ति में हिस्सा न मांग बैठूं? खैर, हाँ, सब खत्म हो गया। पर नहीं, सब खत्म होने के बाद भी शायद कुछ बच जाता है। मोहित को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे दिल्ली रहते उसे हॉस्टल में रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तो वो विवेक विशाल जैसा ही है। आप ही बताइए, आखिर उस बच्चे का क्या दोष? आपकी बहन वसुधा। कानूनी रिश्ते नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्रीमती मृदुला बिहारी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, जेमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र सेठी, रश्मि दर, सुनीति कोहली और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।